नमस्कार। पतंजलि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम लोग 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के जो इतिहास के प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले जिन भी अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा का जो प्रारंभिक परीक्षा दी है उन सभी को बधाई, शुभकामनाएं। आप प्रारंभिक परीक्षा में पास हों और मेंस का जो एग्ज़ाम है उसको पास करते हुए सिलेक्शन को प्राप्त करें। ठीक है, हम लोग चर्चा करते हैं जो प्रीलिम्स के अंदर इतिहास के क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ठीक है, क्वेश्चन है। एक तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी खास बात होती है कि ज़्यादातर क्वेश्चन अवधारणा को लेकर के होते हैं, यानी आपका जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा उतना आप आसानी से क्वेश्चंस को हल करने में सक्षम होंगे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? यानी इनकी प्रसिद्धि के कारण पूछ रहा है। भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर 3 नाम हैं और एंशियंट इंडिया से रिलेटेड है। क्यों प्रसिद्ध थे? और यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है जैन साधु, नाटककार, मंदिर वास्तुकार और दार्शनिक। ठीक है, लेकिन जो भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर इनकी प्रसिद्धि का जो कारण है वो है नाटककार। ये इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि इन्होंने संस्कृत के अंदर नाटक लिखे थे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो भवभूति ने मालती माधव, उत्तर, रामचरित, इस तरह के संस्कृत नाटक लिखे हैं जिनके कारण ये इतिहास में प्रसिद्ध हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 52 और इसके अंतर्गत दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं, ठीक है, सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। नंबर 1 का स्टेटमेंट है और उसमें कहा गया है कि 1919 का जो एक्ट था उसमें ये संस्तुति की गई थी कि 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उन सभी को क्या है, मताधिकार की संस्तुति की गई है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं और ये गलत हो जाएगा। नंबर 1 का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 2 को देखते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के एक्ट के बारे में चर्चा हो रही है, में विधान मंडल में महिलाओं के लिए, यहां भी महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, यानी पहले 1919 का एक्ट है उसके बारे में चर्चा की गई, वहां पर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अंतर्गत हमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था, ऐसा देखने को मिलता है। इस कारण से नंबर 2 सही हो जाएगा और हमारा फिर आंसर होगा केवल 2, यानी बी, ये आंसर सही होगा। ठीक है, 1935 के एक्ट में होता क्या है कि महिलाओं को, दलितों को, सिखों को आदि को क्या है, आरक्षित सीटों का प्रावधान किया जाता है वहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर कथन दे रखा है ABCD करके और उनमें से सही कथन पूछ रहा है। तो नंबर 1 कथन है AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया।
8 अगस्त के संदर्भ में, 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में स्टेटमेंट है कि इस समय AICC द्वारा जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है उसको अंगीकार किया गया। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है वायसराय की एजुकेटिव काउंसिलिंग का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। ठीक है, यानी एजुकेटिव जो काउंसिल है वायसराय की, उसका विस्तार किया जाता है। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। तीसरा स्टेटमेंट ये है। और चौथा स्टेटमेंट है क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में जो सही कथन है वो है नंबर 1, यानी ए यहाँ पर सही है। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। बाकी के जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये गलत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य, प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है, यानी धार्मिक गीति काव्य है और उसका नाम है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। उससे संबंधित व्यक्तित्व के बारे में चर्चा हो रही है और हमारे पास में ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सरोजिनी नायडू। तो इससे रिलेटेड जो व्यक्तित्व हैं वो हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ये राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से, यहाँ आकार पूछ रहा है और आरोही क्रम में सही है। ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम के अंदर पूछ रहा है। मध्यकालीन जो प्रशासनिक इकाई होती थी उनसे संबंधित क्वेश्चन है और उनके बढ़ते हुए क्रम में खास करके जो प्रांतीय शासन होता था उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। और इसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो प्रांतीय शासन के अंतर्गत परगना होता था, छोटी इकाई, उसके बाद में सरकार और उसके बाद सूबा। ठीक है, तो परगना है इसका मुखिया होता था या इसको देखभाल करने वाला सिकदार होता था। सरकार होती थी उसको फौजदार देखता था और सूबे का प्रमुख होता था सूबेदार। इस तरीके से जो मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ए, परगना, सरकार और सूबा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल कॉलेज से संबंध थे जो बाद में बैथून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। यानी जो बैथून कॉलेज है उससे जुड़े हुए कौन व्यक्ति हैं जो सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुके हैं। और यहाँ हमें ऑप्शन दे रखा है एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सरोजनी नायडू। ठीक है, तो यहाँ आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बैथून कॉलेज से जुड़े हुए थे, वहां पर इन्होंने सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में। ठीक है, जब हम गुलाम थे उस समय की बात है। आधुनिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। यानी इनके याद करने के पीछे कारण क्या है। और यहाँ ऑप्शन दे रखा है नंबर 1 है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, बी है 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, ठीक है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, और अंतिम है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। तो ये जो शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों हैं ये प्रसिद्ध थे आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में। और फिर बाद में होता क्या है कि इनके ऊपर लाल किला में मुकदमा चलता है, इस कारण से ये ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। बाकी के तीनों ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएंगे।
हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कथन दे रखा है 1 2 3 करके, और उसमें से हमें सही देखना है। नंबर 1 है, हैदराबाद राज्य से आरकोट निजामत का उदय हुआ। ये कहीं देखने को नहीं मिलता, गलत हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये ठीक है, क्योंकि विजयनगर से फिर क्या होता है, मैसूर राज्य बनता है, और यहीं से फिर बाद में क्या होगा कि जो टीपू सुल्तान है, हैदर अली हैं, वो यहीं से निकलते हैं और फिर अंग्रेजों का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 2 सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ, ऐसा इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से बी या नंबर 2 का जो स्टेटमेंट है वो सही है, और हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कला और संस्कृति से रिलेटेड है, और इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और कथन दे रखा है नंबर 1, अजंता गुफाएं बागोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। बागोरा नदी घाटी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। और पूछ रहा है सही, तो ये नंबर 1 का सही हो गया, बाकी के गलत हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का यूपीएससी का तरीका है, हर डायमेंशन को मतलब कवर करने की कोशिश करता है। यहाँ स्टूडेंट जो अजंता की गुफा से संबंधित, जैसे किसका शासक के समय में इनको बनाया गया, कौन कौन से धर्म की यहाँ पर चित्रकलाएं देखने को मिलती हैं, कितनी गुफाएं हैं, उस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा गया है। इनका जो लोकेशन है और वो भी किस नदी के तट पर है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। यानी हमें हमारा जो अध्ययन का दायरा है उसको और ज़्यादा विस्तार देना होगा। खास करके अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमारा जो भौगोलिक ज्ञान है वो भी अच्छा होना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक जो उसके साथ उस क्षेत्र विशेष के बारे में जहाँ पढ़ रहे हैं हमारा अच्छा होना चाहिए, रिलेवेंट उससे मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारा इतिहास के साथ साथ में सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो अध्ययन का तरीका है वो भी अच्छा होना चाहिए। यानी सभी चीज़ों को लेकर के अध्ययन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कथन है यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी, यहाँ दे रखा है यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है पाकिस्तान की संविधान सभा में ये मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को सम्मिलित किया जाए। अब दोनों में से हमें सही को चुनना है। तो ये 21 फरवरी सही है, लेकिन यहाँ पर यूनिसेफ की जगह आता यूनेस्को। ये काम यूनेस्को द्वारा किया गया है। ठीक है, तो नंबर 1 का जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। और रही बात पाकिस्तान की संविधान सभा की, तो जब पाकिस्तान में संविधान निर्माण हो रहा था तो पूर्वी जो पाकिस्तान है अभी का बांग्लादेश, उसके मुद्दे को लेकर के या वहाँ पर जो राष्ट्रभाषा होगी उसके मुद्दे को लेकर के वाद विवाद होता है, और वहाँ बांग्ला जो भाषा है उसको लागू करने की चर्चा होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, दोनों ही पूर्वी और पश्चिमी जो पाकिस्तान है उसके लिए सिर्फ उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाता है। लेकिन बाद के दिनों में होता क्या है कि जो बांग्लादेश है या फिर पहले का जो पूर्वी पाकिस्तान है उसमें कई आंदोलन होते हैं, खास करके जो ढाका यूनिवर्सिटी और अन्य जो यूनिवर्सिटियों के छात्र हैं उनके द्वारा लंबे समय तक आंदोलन होता है, और फिर बांग्ला भाषा को क्या है, स्वीकृति मिलती है। ठीक है, तो ये नंबर 2 स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से केवल 2 यानी बी हमारा आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट, मुरैना के समीप, ये मुरैना मध्य प्रदेश में है, चंबल जो नदी है उसी के आसपास के एरिया में, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी मंदिर के संदर्भ में पूछ रहा है और 4 स्टेटमेंट हमारे पास में है। इन चारों में से जो सही है उनका चुनाव हमें करना है। नंबर 1 है, यह कच्छ पगात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये वृत्ताकार है और कच्छ पगात राजवंश के समय में इसका निर्माण होता है। नंबर 2 का स्टेटमेंट है, ये भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी तरह के मंदिर और भी हैं, खास करके जो 64 योगिनी मंदिर हैं भारत में वो क्या है, वृत्ताकार देखने को मिलते हैं। नंबर 3 है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। ये गलत है, ऐसा नहीं है। और नंबर 4 का स्टेटमेंट है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि ये भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। ये सही है, भारतीय संसद भवन कहीं ना कहीं से, या उसके वास्तुकार थे उन्होंने यहाँ से कहीं ना कहीं प्रेरणा ली है। तो नंबर 1 और 4 ये सही है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर के बारे में पूछ रहा है। उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला, ठीक है, बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और खास करके जो जल निकास प्रणाली या जल संरक्षण की प्रणाली है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अगर राइट आंसर की हम लोग बात करें तो ये है धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो हड़प्पा सभ्यता है उससे रिलेटेड एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ हमें बांध और जल संरक्षण से संबंधित चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। यानी हमें जगह दे रखी है और कहां ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती चरण में कारखाने स्थापित थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब इसके अंतर्गत दे रखा है नंबर 1 भरूच, चिकाकोल और त्रिचन्नापल्ली। तो शुरुआत में भरूच इनका कारखाना था, ये राइट है। चिकाकोल, ये चिकाकोल आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र है वहां पर है। अंग्रेजी सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है लेकिन अभी तक यहाँ पर कारखाना नहीं बनता है, ठीक है। उस समय जो सेंट जॉर्ज जो वहाँ कोठी है जिसको मद्रास अभी बाद में मद्रास बोला गया, वहाँ पर कारखाना खोला जाता है, मसूलीपट्टनम में खोला जाता है, लेकिन चिकाकोल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और ये जो तिरुचिन्नापल्ली है ये क्या है, जो अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में जो कर्नाटक वार होते हैं उसके कारण क्या है, यहाँ जो मोहम्मद अली था उसको रखा जाता है यहाँ गिरफ्तार करके। इस कारण से क्या है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है एक तरीके से। इस कारण से नंबर 1 यानी केवल 1 या फिर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चिकाकोल और तिरुचिन्नापल्ली गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान, ठीक है, यानी जो थानेश्वर का शासक है हर्ष, उसके उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। यानी हर्ष के समकालीन या उसके उत्थान के समय कौन कौन से शासक
या फिर जो शासक हैं उनका शासन था उसके बारे में पूछ रहा है, या हम कह सकते हैं कि कौन कौन से राजवंश यहाँ पर शासन कर रहे थे उसके बारे में बताना है। अब यहाँ ऑप्शन दे रखा है मगध के गुप्त, तो ये सही है, मगध में गुप्त थे। मालवा के परमार, ये गलत हो जाएगा। ये मालवा के जो परमार हैं ये 9वीं शताब्दी में आते हैं, 9वीं शताब्दी में, तो इस तरीके से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थानेश्वर के पुष्यभुक्ति, तो ये तो यहीं पे आ गया, हर्षवर्धन सही है। कन्नौज के मोखरी, ये सही है, क्योंकि जब हर्ष का उदय हो रहा था तो कन्नौज के मोखरी राज कर रहे थे, बाद में इनका पतन हो जाता है और फिर हर्ष क्या करता है, कन्नौज को राजधानी बना लेता है, लेकिन अभी कन्नौज के मोखरी हैं। देवगिरी के यादव, ये गलत हो जाएगा। ये भी क्या है, लगभग 850 ईस्वी में इनका शासन स्थापित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। वल्लभी के मैत्रक, इनका शासन होता है। तो इस तरीके से 1, 3, 4 और 6, 1, 3 और 4 और 6, ये हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पुर्तगाली लेखक, और लेखक हैं नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है, और विजयनगर के अंतर्गत एक यात्री आते हैं नुनीज, उनका वर्णन है, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें पूछ रहा है कि महिलाएं किस किस क्षेत्रों में निपुण थी। तो नुनीज के अनुसार महिलाएं कुश्ती में निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में निपुण थी, लेखाकरण और भविष्यवाणी, यानी जो चारों ऑप्शन दे रखा है उसमें चारों में वो निपुण थी, और हमारा आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जगह का नाम है मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो क्यों प्रसिद्ध है, या किस आदमी से, किस व्यक्तित्व से ये संबंधित है, इसके बारे में बताना है। और ऑप्शन है नंबर 1, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बी, पट्टाभी सीतारामैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। पट्टाभी सीतारामैया जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं दक्षिण भारत से, उसके बारे में, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये सही है। ठीक है। तो जो मदनपल्ली है वो रविंद्रनाथ के टैगोर के द्वारा जो बांग्ला से अंग्रेजी में राष्ट्रगान का अनुवाद किया गया था, इस कारण से ज्यादा प्रसिद्ध है। और डी वैसे ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तरफ ऐतिहासिक स्थल हैं, दूसरी तरफ उनके ख्याति का कारण क्या है। तो जो सही है उसको हमें मैच करना है। नंबर 1 है बुर्जा होम, और बुर्जा होम के सामने है शैलकृत देव मंदिर, ये गलत है। बुर्जा होम में हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, और ये जो स्थल है बुर्जा होम, ये पाषाण काल से संबंधित है। 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की चीजें यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन शैलकृत मंदिर के अवशेष यहाँ नहीं मिलते हैं। चंद्रकेतुगढ़, और इसके सामने है टेराकोटा कला, ये सही है। ये वेस्ट बंगाल में है चंद्रकेतुगढ़, और यहाँ पर क्या है, टेराकोटा से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं। और अंत में है गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां, ये सीकर में है, और ये तांबे की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो ताम्र संस्कृतियां भारत में विकसित होती हैं, उसमें गणेश्वर का मुख्य नाम है, या एक तरीके से गणेश्वर संस्कृति के नाम से ये प्रसिद्ध है, जहाँ हमें ताम्र निधियाँ प्राप्त होती हैं। तो 3 नंबर सही है। इस तरीके से 2 और 3 अर्थात डी हमारा ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है इल्तुतमिश के शासनकाल, भारत में मध्यकाल के अंदर जो शासक हैं इल्तुतमिश के बारे में बात कर रहा है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान, जो मध्य एशिया का शासन है, चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म के युवराज, ठीक है, जो ख्वारिज्म के युवराज हैं की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ये सही है, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में, ख्वारिज्म के शाह और चंगेज खां के बीच में प्रतिद्वंदिता थी, और ख्वारिज्म का शाह क्या करता है, जो इल्तुतमिश है उससे शरण मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश शरण देने से मना कर देता है। और इसी संदर्भ में जो चंगेज खां है वो सिंधु नदी तक आता है, ठीक है, ये सही है। अगला स्टेटमेंट है मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की। एक्चुअली में जो तैमूर है वो तुगलक वंश के समय आक्रमण करता है, तुगलक वंश के समय आक्रमण करता है। जब अंतिम समय चल रहा था तुगलक काल का, उस समय एक शासक होते हैं मोहम्मद तुगलक, उनके समय तैमूर का आक्रमण होता है भारत में, ठीक है। लेकिन यहां पूछ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के समय का, तो इनका जो समय है उसमें काफी डिफरेंस है। एमबीटी पहले शासन कर चुके हैं, तैमूर का आक्रमण बाद में होता है। लगभग 60 साल का इनके आक्रमण में और एमबीटी के शासनकाल में अंतराल है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि तुगलक काल के अंदर ही तैमूर आक्रमण कर रहा है महमूद तुगलक के समय में, लेकिन इनके नाम में फर्क है, स्टेटमेंट गलत है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा, गलत है। इनका भी क्या है, समय अंतराल काफी अलग है। तो इस कारण से जो नंबर 1 का स्टेटमेंट है इल्तुतमिश वाला वो सही है, केवल 1। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसीसी जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में एक थे, ये सही है। ये संत फ्रांसीसी जेवियर क्या है, स्पेन के रहने वाले थे, और जो जेसुइट संघ है उसके संस्थापक सदस्यों में एक थे, ठीक है। संत फ्रांसीसी जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई, ये गलत है। इनकी मृत्यु बाहर होती है, उन्हें यहाँ समर्पित एक गिरजाघर है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, ये सही है, ठीक है। क्योंकि अभी जो इनका जो शरीर है वो गोवा में दफनाया जाता है, मृत्यु बाहर होती है लेकिन गोवा में लाकर दफनाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इनका जो शरीर है उसमें कुछ दैवीय शक्तियां हैं, तो इसको लेकर के वहां पर इनके प्रति श्रद्धा का भाव है। नंबर 1 और 3 सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें जो सामाजिक व्यवस्था थी, खास करके जो विवाह से संबंधित सामाजिक व्यवस्था थी प्राचीन भारत में, उसको लेकर के यहाँ पर 2 जो विधि की पुस्तकें हैं वहां से क्वेश्चन पूछा है। नंबर 1 है मिताक्षरा। ये मिताक्षरा जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति, उसी के ऊपर फिर जो विज्ञानेश्वर हैं दक्षिण भारत में, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नाम से टीका लिखी और उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी, और दाय भाग, ये दाय भाग भी क्या है, हिंदू सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। निम्न जाति की सिविल विधि थी, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे क्योंकि ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। अगला है मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में, यानी पिता के होते हुए संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, ये सही है। मिताक्षरा में ऐसा उल्लेख मिलता है कि पिता के रहते ही पुत्र
जो पिता की संपत्ति है उसका अधिकारी हो सकता है या फिर उसका बंटवारा करवा सकता है। जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकारी का दावा या अधिकार का दावा कर सकता है। ये दाय भाग में भी सही है। इस कारण से ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला तीसरा स्टेटमेंट। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधित मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। ये गलत है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये पुरुष सदस्यों की बात करता है, तो अब क्या हो गया है, महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है, यानी इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस कारण से हमारा स्टेटमेंट केवल 2 यानी बी सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें लगभग 20 क्वेश्चन इतिहास के पूछे गए हैं और बहुत ही अवधारणात्मक संबंध से जुड़े हुए हैं। जितना अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जितनी मानक पुस्तकों का अध्ययन हम लोग करेंगे, जैसे खास करके एनसीईआरटी हैं और बहुत सारी अच्छी पुस्तकें हैं, उनको लेकर के और उनके हर डायमेंशन को अगर हम क्लियर करते हुए चलेंगे तो हम एग्जाम को आसानी से क्रैक करेंगे या फिर हमें सफलता मिलेगी। और आशा करते हैं कि आप लोगों को इस प्रारंभिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले। आप मेंस का एग्ज़ाम लिखें और जो इंटरव्यू है उसमें आप जाएं और जो सफलता का जो सेहरा है वो आपके सिर के ऊपर बंधे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।